आप अगर थिएटर से बाहर निकलते समय अपने मन में दादा किशन की जय बोल रहे हो तो आप चौंकिएगा मत। दादा किशन की जय। एक रेजिमेंट के लिए वॉर क्राई कितना महत्व रखता है ये इस फिल्मों में कि जंग आमने सामने से होती है कि सामने से भागते हुए चीनी आए, यहां से लोगों ने हमला, ऐसा नहीं होता। अलग अलग जगह प्लेटून बना के चौतरफा 5 तरफा हमला होता है, उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। वो चीज बहुत अच्छे से कवर की है कि इस क्षेत्र में घास भी नहीं उगती। जिनको नहीं पता हो तो ये नेहरू का स्टेटमेंट था, उसे कटाक्ष कह लें या जो भी कह लें, फिल्म में वो मारा गया है। मैंने फिल्म आने से पहले कहा था कि फरहान अच्छी एक्टिंग करेगा तो फिल्म अच्छी होगी। भाई मैं गलत था। वैसे उनकी एवरेज एक्टिंग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई। हेलो दोस्तों, राम राम, दादा किशन की जय। वैसे तो आप टाइटल देख के, थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं दादा किशन की जय क्यों कह रहा हूं। अगर आप नहीं समझे तो आप ये वीडियो अंत होते होते समझ जाएंगे। और टाइटल देख के आप जो समझे होंगे, 120 बहादुर फिल्म का रिव्यू इस वीडियो में मैं करने का प्रयास करूंगा। फिल्म मैंने 18 नवंबर 2025 को देखी। वो मैंने कैसे देखी? वैसे तो फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होनी है। 18 नवंबर को जो बैटल ऑफ रेजांगला 1962 इंडो चाइना युद्ध के समय हुई थी, उसकी बरसी या एनिवर्सरी जो भी हम कहें वो होती है, इसलिए एक दिन के लिए फिल्म थिएटर्स में लगी थी। इस वीडियो में फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। और सीधी सी बात है, फिल्म हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड है तो स्पॉइलर जैसा तो कुछ होना ही नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्म के बारे में मैं उस तरीके से कुछ बताऊंगा नहीं, कुछ भी थ्रिल या जो उस तरीके की चीजें हैं, स्पॉइलर फ्री ये रिव्यू होगा, आप ऐसा मान सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर ये रिव्यू आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ साझा अवश्य करें। सबसे पहले निर्देशक रजनीश घई की हम बात कर लेते हैं। इससे पहले उन्होंने धाकड़ फिल्म बनाई थी कंगना रणावत वाली, वो उतनी चली नहीं थी, या हो सकता है ऐसे समय पे वो रिलीज हुई हो कि लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कहानी की बात करने की शायद मुझे जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक लाइन में बता दूंगा। भारत चीन युद्ध 1962 में जो हुआ था, उसमें चुशूल एयर स्ट्रिप तक चीनी फौज ना पहुंच पाए और पूरे जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में ना ले पाए, इसलिए 13th कुमाऊं रेजिमेंट के 124 वीरों ने अपने कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी के साथ रेजांगला पोस्ट को डिफेंड किया था। ये 120 वीर अधिकतर अहीर समुदाय से आते थे और उसमें भी अधिकतर लोग रेवाड़ी क्षेत्र से थे। अपने प्राणों की आहुति देने तक ये लोग अपनी पोस्ट को डिफेंड करते रहे, पीछे नहीं हटे। यही कहानी है 120 बहादुर फिल्म की और इन 120 बहादुरों की। संवादों की बात कर लेते हैं स्टोरी से आगे बढ़ के। कहीं कहीं मैं कहूंगा कि आपको संवाद क्रिंज लग सकते हैं, पहले ही मैं बोल दे रहा हूं, पर वैसे डायलॉग्स ऐसी फिल्मों में क्यों जरूरी होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। एज सिविलियन, अगर आप फौजियों के साथ रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली में हैं, तो आप समझते होंगे कि फौजियों का ह्यूमर किस तरीके का होता है। हम एक सिविलियन के रूप में उनका ह्यूमर सुनेंगे, देखेंगे तो हमको थोड़ा सा क्रिंज लग सकता है, क्लीशे लग सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मल समाज से, जिस समाज में हम जीते हैं, उससे वो थोड़े से कटके रहते हैं। उनके पास चीजें, न्यूज, हर चीज अलग तरीके से पहुंचती है, तो कई बार उनका ह्यूमर भी हमसे थोड़ा अलग होता है, लेकिन आपस में वो लोग वो ह्यूमर बहुत एंजॉय करते हैं। तो अगर आप ये बात अपने दिमाग में रख कर फिल्म देखेंगे तो आप उनका ह्यूमर और ये फिल्म पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे। वॉर क्राई की वैल्यू क्या होती है, एक रेजिमेंट के लिए वॉर क्राई कितना महत्व रखता है, ये इस फिल्म में बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत सारे कोई ऐसे लेजेंडरी संवाद हैं जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों की तरह जो आपको पूरे संवाद याद रह जाए, नहीं, लेकिन कुछ संवाद ऐसे हैं जो आपके बैक ऑफ द माइंड रह जाएंगे। और एक चीज के लिए मैं आपको वार्न कर देता हूं पहले ही, आप अगर थिएटर से बाहर निकलते समय अपने मन में दादा किशन की जय बोल रहे हो तो आप चौंकिएगा मत। इसके साथ ही एक और चीज पे आप चौंकिएगा मत कि अगर किसी थिएटर में इस वॉर क्राई का उद्घोष हो जाए, वो भी बहुत नॉर्मल सी बात होगी। अब आप समझ जाइए किस तरह के डायलॉग लिखे गए हैं, इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं। एक्टिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले फरहान अख्तर, जिन्होंने मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका निभाई है। कुछ सवालों से मैं उनकी एक्टिंग का पूरा लेखा जोखा इस फिल्म में जो उन्होंने किया है वो आपके सामने रख देता हूं। क्या फरहान अख्तर ने इस फिल्म में अपने जीवन की सबसे अच्छी एक्टिंग की है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या फरहान अख्तर ने इस फिल्म में खराब एक्टिंग की है? बिल्कुल नहीं। क्या वो अपने रोल में पूरी तरीके से डूबे हैं? पूरी तरीके से डूब के उन्होंने डेडिकेशन के साथ रोल किया है, जैसे उन्होंने भाग मिल्खा भाग के स्तर पे किया था? नहीं। लेकिन क्या उस बंदे ने मेजर शैतान सिंह भाटी के पात्र के साथ न्याय किया है, उसे उचित सम्मान दिया है? यस, एब्सोल्युटली यस। हैंड टू हैंड कॉम्बैट जितना भी हम फिल्म में देखते हैं, वो यदि फरहान अख्तर ने खुद से किए हैं तो इस बंदे ने मेहनत की है, सम्मान है। मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, उन्होंने बहुत एवरेज एक्टिंग की है इस फिल्म में। फरहान अख्तर का इनने और अच्छा काम इससे पहले देखा हुआ है, बहुत एवरेज एक्टिंग है। लेकिन इस फिल्म में फरहान की एवरेज एक्टिंग कैसे फिल्म के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई, यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा अंत में। एक्ट्रेस हमारी राशि खन्ना के रूप में हम शैतान सिंह भाटी जी की पत्नी को देखते हैं।
स्क्रीन टाइम उनका बहुत ही कम है, मतलब मुश्किल से टोटल मिला दे 10 मिनट भी नहीं होगा, लेकिन जितना होना चाहिए था। मेन फिल्म शैतान सिंह भाटिया उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं थी, उनकी बायोपिक नहीं थी, ये 120 बहादुर फिल्म थी। तो इसलिए जितना उनका स्क्रीन टाइम होना चाहिए था उतना है, उतने में वो ठीक ठाक लगी हैं। उतना कुछ इम्पैक्ट छोड़ने लायक उनका रोल ही नहीं था और रोल टाइम भी नहीं था, तो ओके ओके एक्टिंग थी। स्पर्श वालिया जो हमें रेडियो ऑपरेटर की भूमिका में दिखते हैं, जिन्होंने लड़ाई के बाद मेजर भाटी के ऑर्डर पर पूरे आक्रमण और पूरे लड़ाई की खबर आकर के दी थी अपने सीनियर्स को। वापस आए थे वो 18 नवंबर 1962 को, वापस पोस्ट पे आकर सीनियर्स को इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी थी। इस बंदे का रोल बहुत इंपैक्टफुल है और नरेटर की भूमिका भी ये निभा रहे हैं, तो सही लगे हैं। अंकित सिवाच रामलाल यादव की भूमिका में दिखे हैं, ये साथी सैनिक बने हैं, इन्होंने भी बढ़िया एक्टिंग करी है, इनका इंपैक्टफुल रोल है, आपको इनके थोड़े थोड़े संवाद जो है वो याद रह जाएंगे। विवान भटेना ये सूरज राम की भूमिका में है, ये भी साथ के सैनिक बने हैं। ऐसे कई हमारे पास छोटे छोटे रोल हैं और सभी सैनिकों ने अपना रोल बढ़िया निभाया है, जितना उनका स्क्रीन टाइम था उसके साथ पूरा न्याय किया है। टेक्निकलिटीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिल्म टेक्निकलिटीज पर ही बेस्ड है भाई साहब। सिनेमेटोग्राफी से पहले सिनेमेटोग्राफर की बात करना चाहूंगा, इनका नाम है टेत्सु नगाता, जापानीज व्यक्ति हैं ये। क्यों मैं इनकी बात करूंगा, क्योंकि विजुअल्स इतने बढ़िया है ना। ऑब्वियसली लेह की शूटिंग है, कहीं भी कैमरा घुमा दो फ्रेम बना बनाया है, लेकिन वहां पे शूट करना भी कितना चैलेंजिंग था। ये अगर आप फिल्म का बीटीएस देखेंगे तो वो लोग खुद बता रहे हैं कि पूरे के पूरे क्रू को हजारों फीट की ऊंचाई पर लेके जाना और वहां पे शूट करना, इन सब चैलेंजेस को पार करते हुए टीम ने जो किया है वो सराहनीय है। कैमरा वर्क बहुत ही शानदार। कोई भी सीन ओपन हो रहा है तो फ्लाइट के रूप में हमारा कैमरा आता है, ताकि पूरा पीछे का जो विजुअल्स है, पूरा जो फ्रेम है उसको कैप्चर कर सके। ये चीज आप जब देखेंगे, जैसे कोई प्लेटून चलती हुई आ रही है, कैमरा उसे जब कैप्चर कर रहा है, पूरा विजुअल दिखा रहा है, उसके बाद वो प्लेटून पे फोकस होता है। बहुत शानदार लगता है बड़ी स्क्रीन पर देखने में। एक सीन की मैं बात करनी चाहूंगा, सिंगल टेक सीन है, पहला ही कॉम्बैट सीन है फिल्म का। फरहान अख्तर है उसमें, एक गांव की गलियों में वो घूम रहे हैं, सिंगल टेक में लिया गया है, शानदार बीजीएम बजा है उस पर, बहुत ही उम्दा कैमरा वर्क। एक टेक में पूरा कॉम्बैट आपको दिखेगा, धड़ाधड़ हमारा पात्र गोलियां चला रहा है और 2-3 मिनट तक वो सीन चलता है, मजा आ जाएगा आपको देख के। एक और चीज जिसकी प्रशंसा करनी होगी, लाइट का उपयोग बहुत बढ़िया किया गया है। कैंप्स जो दिखाए हैं, कैंप्स के अंदर येलो डिम लाइट आपको चेहरों पे दिखती है और आपको बैकग्राउंड में दिखता है कि लैंप्स रखे हुए हैं। कैंप्स के भीतर पूरा येलो टोन है, क्योंकि ऑब्वियसली लैंप जल रहे हैं, और जैसे ही आप कैंप के बाहर का सीन देखते हैं तो ब्लू टोन आ जाता है, क्योंकि लेह को अगर आप देखेंगे तो रात में वही एक ब्लू सा टोन पूरे एनवायरनमेंट में रहता है। क्लाइमैक्स में, कॉम्बैट में कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक दोनों इतने शानदार हैं कि आप अपनी सीट से हिल नहीं पाओगे अंतिम आधे घंटे में। कहीं कहीं केओस दिखाने के लिए हैंडहेल्ड कैमरा भी यूज किया है, पूरी तरीके से शेकी, वो भी ठीक लगता है। इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट जो शूट हुआ है उसमें बीच बीच में सिंगल टेक्स दिए गए हैं, बहुत ब्रूटल लगता है और बहुत तगड़ा लगता है। हैट्स ऑफ टू दी एक्शन डायरेक्टर मैरेक स्विटेक इनका नाम है। ड्यून से लेकर बैलेरिना जैसी फिल्मों में इन्होंने एक्शन कराया है, बहुत ही शानदार काम किया है। सिनेमेटोग्राफर के साथ साथ एक्शन डायरेक्टर को भी ढेर सारा साधुवाद। एडिटिंग पे आते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं, रेडियो ऑपरेटर की भूमिका में जो है वो पूरा इंसिडेंट एक तरीके से सुना रहे हैं आकर के, नरेटर हैं वो। तो स्टार्ट में उनका छोटा सा रोल है, फिर हमारी कहानी चलनी शुरू होती है और उसके बाद इंटरवल के बाद उनका छोटा सा रोल है, फिर हमारी कहानी चलती है। तो टेक्निकली जो वॉर है वो सीधी सीधी चली है, उसमें कहीं ऊपर नीचे नहीं हुआ। बीच बीच में फैमिलीज के सीन्स हैं कि वॉर के बीच में, अपनी बातों के बीच में जब मेजर शैतान सिंह भाटिया और भी लोग अपनी फैमिलीज को याद कर रहे हैं तो वहां पे हमें छोटे छोटे सीन दिखते हैं, गानों में हमें छोटे छोटे सीन दिखते हैं, कोई अलग से उनका सीक्वेंस नहीं है। बाकी वॉर सीधी सीधी चली है। टाइम की बात करें तो हो सकता है आपको फर्स्ट हाफ थोड़ा सा खिंचा हुआ लगे, लेकिन सेकेंड हाफ जो है वो आपके इमोशंस और एक्शन की भूख दोनों को जो शांत करेगा, तो आप फर्स्ट हाफ पूरी तरीके से भूल जाओगे। अगर फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ट्रिम कर देते तो शायद 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाती फिल्म। अभी 2 घंटे 17 मिनट की है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप बोर नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द सेकंड हाफ। बढ़िया बढ़िया ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलेंगे। 1-2 वीएफएक्स के कुछ सीन्स हैं, चाइना की साइड वाले, उनकी बटालियन वगैरह, जो झंडा है पूरा वो पूरा वीएफएक्स से बनाया है, ठीक ठाक लग रहा है, बहुत बढ़िया नहीं, बहुत खराब नहीं, एवरेज लग रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही शानदार है। क्यों है कि जब पलटन हमारी मार्च कर रही है, थंपिंग बैकग्राउंड म्यूजिक धमाकेदार लगता है। वॉर की प्रिपरेशन चल रही है, उस समय सस्पेंसफुल बैकग्राउंड म्यूजिक है, बहुत बढ़िया लगता है। लास्ट के मूवमेंट, जैसा कि मैंने बताया, आधे घंटे में बैकग्राउंड म्यूजिक और कैमरा वर्क दोनों आपको अपने टोज पर रखेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप थिएटर पर देखने जाएं तो बढ़िया साउंड वाला थिएटर ही चूज करिएगा। गाने, एक याद आते हैं गाना है, वो जावेद अख्तर ने लिखा है, ऑब्वियसली वो फरहान अख्तर की फिल्म होती है तो लिरिसिस्ट का पैसा बचा लेते हैं फरहान अख्तर, डैडी से लिखवा लेते हैं। जावेद अख्तर ने वो गाना लिखा,
सदे से आते हैं टाइप की वाइब देने का प्रयास किया, लिखने का उन्होंने प्रयास किया, वो लेवल छू नहीं पाए, लेकिन बढ़िया गाना है। आज के समय के हिसाब से 2 कौड़ी के गाने बन जाते हैं आज के समय, उस समय के हिसाब से अच्छा गाना है, सुनने में आपको मजा आएगा। 1-2 मिनट का एक रोमांटिक ट्रैक है बीच में, वो 1-2 मिनट ही चलता है, ज्यादा नहीं चलता, वो थोड़ा सा खिंचा हुआ लगेगा। दादा किशन की जय वॉर क्राई को लेकर के एक बीजीएम प्लस सॉन्ग टाइप का एक रैप नुमा चीज बनाई गई है। वो जिस मूवमेंट में बजेगा ना फिल्म में, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। अब आते हैं थोड़े से पॉजिटिव नेगेटिव फिल्म के, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा पॉजिटिव, अहीर बटालियन जो हमारी है, उसका जो इंट्रो हुआ है फिल्म में, वो इतना शानदार है ना कि मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाला। आप देखिए और मैं गारंटी देता हूं कि आनंद आएगा। और यदि आप हरियाणा के अहीर समुदाय को जानते हैं तो आनंद डबल आएगा। एक नेगेटिव चीज फिल्म की मुझे लगी, ये डायरेक्टोरियल मिस्टेक इसको कह सकते हैं, या पोस्ट प्रोडक्शन के साथ वो तालमेल नहीं हो पाया। चीनी अफसर जब बोल रहा है और नीचे हिंदी के सबटाइटल्स आ रहे हैं, तो पीछे बैकग्राउंड में हमारा नरेटर भी वही बात बता रहा है, सेम। कोई मुझे लग रहा है नीड नहीं थी उसकी, एक स्पून फीडिंग टाइप लगता है थोड़ा। इतनी ऑडियंस हमारी मैच्योर हो गई है देश की, हमें समझना चाहिए कि हिंदी पढ़ लेते हैं लोग, खासकर हमारी हिंदी पट्टी के तो पढ़ ही लेते हैं अधिकतर लोग। पर ठीक है, अगर हो सकता है मासेस तक पहुंचाने के लिए फिल्म बनी है, पर मुझे एज अ रेगुलर फिल्म व्यूअर वो चीज थोड़ी सी ऑफ लगी कि या तो नरेटर से ना बुलवाते या सबटाइटल ना डालते, ठीक लगता। इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट ही नहीं है, पर मैंने सोचा गिनवा दूं। एक और नेगेटिव फिल्म का जो मैं गिनवाना चाहूंगा, छोटी सी गलती है, प्रोडक्शन की गलती है, लेकिन हाँ, गलती तो गलती है भाई, वो फील देने के लिए किया गया है। मेजर शैतान सिंह भाटी को एक गाने के बीच में खेत जोतता दिखा दिया गया। ऐसा कोई रेफरेंस कहीं नहीं मिलता, मैंने जितना पढ़ा है कि उन्होंने कभी खेती की है या वो किसान है। पर ठीक है, हमारे यहाँ फील्ड में वो होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो वो आर्मी बैकग्राउंड से ही आते हैं। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल थे, हेम सिंह उनका नाम था। उन्होंने फ्रांस में, इंडियन आर्मी में थे लेकिन फ्रांस में उन्होंने सर्व किया क्योंकि अंग्रेजों के अंडर इंडियन आर्मी थी। वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। तो ये थोड़ा सा आर्ट डायरेक्टर कह लें या प्रोडक्शन डिजाइन का थोड़ा एरर है, या डायरेक्टर भी हो सकता है फील्ड में निकल गए हो कि गाने में है, कौन ही नोटिस करेगा, एक शॉट डाल देते हैं, जय जवान जय किसान हो जाएगा। पॉजिटिव्स की बात करूं तो एक रिसर्च में अगर छोटी सी गड़बड़ करी तो दूसरी रिसर्च में लोहा भी मनवाया, इसकी मैं प्रशंसा करनी चाहूंगा। .303 सिंगल शॉट बोल्ट एक्शन राइफल, जो कि इन 120 वीरों के पास थी, जिसे आसान भाषा में 303 गन कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय की यह बंदूक है, सप्लाईज तक उनके पास प्रॉपर नहीं थी, ये नोटेड है। ये फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, सबके पास वही गन थी एक्सेप्ट स्नाइपर्स, क्योंकि स्नाइपर्स ऑब्वियसली 1 या 2 आपके स्नाइपर्स होंगे, और LMG जिनके पास भी है। बाकी बॉलीवुड हमारा बॉलीवुडिया काम कर देता है ना कि कोई भी असला बारूद दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में उस प्लेटून के हाथ में यही बंदूकें थीं। असल गोला बारूद की इतनी कमी थी, स्थिति कितनी खराब थी, वो सच बहुत अच्छे से फिल्म में दिखाया गया है। मेजर भाटी का एक संवाद है, एक गोली एक दुश्मन, बार बार उसे रिपीट किया जाता है, बिकॉज देयर वाज अ रीजन, सप्लाईज लिमिटेड थी। वहीं चीनियों के पास सेल्फ लोडिंग राइफल्स थी 7.62 उस समय पर। ये सब चीज बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं, तो ये रिसर्च बढ़िया की है। एक और पॉजिटिव चीज, कॉम्बैट का असली चेहरा इस फिल्म में दिखाया गया है कि अलग अलग प्लेटून बना के एक बटालियन कैसे काम करती है। 1-2 LMG के लोग होंगे जो लाइट मशीन गन संभालेंगे, मोटार की यूनिट अलग होगी, वो कहीं और प्लेस्ड होगी, नॉर्मल राइफल वाले उनके पीछे प्लेस्ड होंगे। ये छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई गई। हमको ऐसा लगता है ना फिल्मों में कि जंग आमने सामने से होती है, कि सामने से भागते हुए चीनी आए, यहां से लोगों ने हमला, ऐसा नहीं होता। अलग अलग जगह प्लेटून बना के रखी जाती है और चौतरफा 5 तरफा हमला होता है, उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। वो चीज बहुत अच्छे से कवर की है। एक और पॉजिटिव चीज जो मैंने पहले भी कहा कि अंतिम आधा घंटा आपको अपनी सीट से बांध देगा। प्योर एड्रेनलिन रश जिसे कहते हैं, आपके इमोशंस फट के बाहर आ रहे होंगे, गुस्सा, गर्व, दुख, सब कुछ एक साथ लास्ट के आधे घंटे में। एक और पॉजिटिव, छोटे छोटे रेफरेंसेस जो फिल्म में मारे गए हैं। फिल्म में पहले कुछ हुआ है, कोई डायलॉग आया है, कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई किसी को कुछ दे रहा है, किसी चीज की बात कर रहा है, वो बाद में दोबारा यूज होगा। तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि फिल्म बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक डायलॉग, छोटी से छोटी डिटेल ध्यान से सुनिएगा। छोटे छोटे रेफरेंस कटाक्ष के रूप में मारे गए हैं। मेजर भाटी का पात्र बोलता है कि इस क्षेत्र में घास भी नहीं उगती। जिनको नहीं पता हो तो ये नेहरू का स्टेटमेंट था, उसे कटाक्ष कह लें, जो भी कह लें, फिल्म में वो मारा गया है। शैतान सिंह भाटी जी की रिवॉल्वर, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगा, ये आप फिल्म में देखिएगा। एक और पॉजिटिव मेरे हिसाब से, जो कि मैंने फरहान अख्तर के लिए पहले कहा था और आपसे कहा था अंत में बताऊंगा, कि कैसे उनकी एवरेज एक्टिंग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई। मैंने फिल्म आने से पहले कहा था कि फरहान अच्छी एक्टिंग करेगा तो फिल्म अच्छी होगी, यानी कि भाग मिल्खा भाग लेवल की रिसर्च करेगा, रोल में डूबेगा
तो फिल्म में मजा आएगा, वरना फिल्म में मजा नहीं आएगा। भाई मैं गलत था। फिल्म के बाकी एस्पेक्ट्स यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्शन, सिनेमेटोग्राफी देखकर मैं ऐसा स्तब्ध रह गया कि मुझे लगा कि अगर फरहान ने इसमें बहुत ही तगड़ी एक्टिंग कर दी होती तो शायद बाकी एस्पेक्ट्स पर हमारा या और लोगों का ध्यान ही ना जाता। फिल्म फरहान अख्तर सेंटर्ड हो जाती, या यूं कह ले कि मेजर भाटी की बायोपिक प्रतीत होती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फरहान की एवरेज एक्टिंग ने ओवरऑल फिल्म के लिए एक पॉजिटिव वाइब ही क्रिएट करा, और इसीलिए मैंने इस चीज को पॉजिटिव में डाला है। कई बार हो जाता है ना, जब आप किसी अच्छे कॉज के लिए लगे हों, एक ऐसे विषय पर फिल्म बना रहे हो जो इतने समय से दबा हुआ था, जो बहुत पहले जिसके ऊपर चीजें बन जानी चाहिए थी, तो कई बार ईश्वर कह लें, आपका आर्ट कह लें, आपका साथ देता है। तो मुझे लगता है वही इनके लिए, इनकी टीम के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। फरहान की एक्टिंग एवरेज है, लेकिन फिल्म कहीं भी 1% भी उस वजह से हल्की नहीं पड़ती, और सारी चीजों ने उस चीज को कवर कर लिया, ओवर कॉम्पेंसेट ही कर दिया। अंत में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोलना चाहूंगा, यदि किसी को लग रहा हो, और ये बातें हो रही हैं इसीलिए मैं पॉइंट एड्रेस कर रहा हूं, कि ये फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी या एक व्यक्ति पर बेस्ड है, या अहीर समुदाय या उन 120 अहीर जवानों को प्रॉपर सम्मान नहीं दिया गया है फिल्म में, अगर किसी को लग रहा हो ना, वो लोग ये फिल्म जरूर देखिएगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जरूर देखिएगा और क्लाइमैक्स तक रुकिएगा। क्लाइमैक्स में मेजर शैतान सिंह भाटी की पत्नी को उनके सीनियर द्वारा कुछ संवाद कहे गए हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। उनके पुत्र के लिए वो एक लेटर छोड़कर जाते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। इससे अधिक इस फिल्म को लेकर के जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखें या ना देखें, इस पर भी भाई मैं पहली बार आपसे कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल ये कहूंगा कि मैंने ऑनेस्टली फिल्म के बारे में सब कुछ बता दिया, बहुत ऑनेस्ट रिव्यू करने का प्रयास किया है। जो चीज अच्छी नहीं लगी, थोड़ी बहुत जो है नेगेटिव्स ऐसे हैं कि इग्नोर किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कवर करने के लिए इसमें बोले हैं, वो भी बताए हैं। जो चीजें बढ़िया लगी हैं, फिनोमिनल लगी हैं, वो भी बताई हैं। अब मैं निर्णय आप पे छोड़ता हूं। अंत में केवल एक बात कहूंगा कि जितना ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में इस फिल्म का रिव्यू किया है, उससे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अधिक ऑनेस्टी के साथ इस फिल्म की पूरी टीम ने बैटल ऑफ रेजांगला पर यह फिल्म बनाई है। ये एक लाइन में मेरा रिव्यू आप मान सकते हैं। बाकी ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है, उसके लिए आप खुद समझदार हैं। तो दोस्तों, मैंने 120 बहादुर फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा रिव्यू, ये आप कमेंट में बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर ये रिव्यू अच्छा लगे तो अकेले मत देखिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ वीडियो साझा करिए। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।